नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टैटिक विद शिव में। एक क्रम से हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे थे, जिसमें आज बारी है हमारी मैथ के पेडागोजी की। ठीक है, मैथ के पेडागोजी में जितने क्वेश्चन आते हैं मैं सब आपको यहां से बताऊंगा और यहां से टॉपिक क्या क्या कवर करूंगा प्रश्नों में। तो वैन हिले का ज्यामिति मॉडल, डीन्स ब्लॉक, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या होता है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। पूर्ण संख्या अवधारणा के बारे में जानेंगे। जॉर्ज पोलिया का गणितीय मॉडल, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे दो सेट में क्वेश्चन बने थे। और पेमिला बैक का ELPS मॉडल, इन पांचों के बारे में हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, मतलब विस्तृत तरीके से जानेंगे यहाँ पर। और थोड़ा सा और बता दूं, जिन्होंने मतलब स्टडी मटेरियल व PDF वगैरह चाहिए हो तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी लगेगी आपको वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल इसे। और आप देख रहे हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा आप और अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी वीडियो देखने का कोई आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अंत तक इन सभी टॉपिकों को बताते हुए ही जाऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, केवल 15 क्वेश्चन उठाए हैं 17 जनवरी 2022 में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ से कवर करेंगे। डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले 46 से स्टार्ट हो गया हमारे, क्योंकि चलिए ये आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, शुरुआती करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? ठीक है, तो ज्यामिति की कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, जिसमें पहला है दृश्यीकरण। दृश्यीकरण के बारे में जैसे ही आप देखें तो आपको याद आना चाहिए याद आना चाहिए आपको वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल। ठीक है, वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल। तो ज्यामिति के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया दृश्यीकरण है, पक्षांतर नहीं है, रूपांतरण भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जो हमारे ज्यामितीय संरचना, मतलब एक तरह से ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। अब मैं आपको जरा वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल बता देता हूँ। वैन हिले का पूर्ण ज्यामितीय मॉडल है क्या, तो यहाँ से पहले आपको मैं सही आंसर बता देता हूँ। देखो, ए और सी किस ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ये आपका सही है। यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दृश्यीकरण के बारे में वहाँ बता रहा हूँ। रूपांतरण का मतलब होता है आकृति के आकार या स्थिति में हेर फेर करने के लिए, मतलब जो कोई आकृति होती है या फिर उसका आकार होता है, उसको परिवर्तित करने के लिए जो आप प्रक्रिया करते हैं वो आपका रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कहते नहीं कि हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, हम लोग एक बेलन के आकार का, मतलब बेलन के आकार का होता है, उसके ऊपर एक शंकु बना देते हैं, तो ये सब क्या प्रक्रियाएं रूपांतरण कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे एक आयत होता है उसको हम गलाकर एक तार के रूप में परिवर्तित करते हैं, या फिर एक तार होता है उसको गलाकर हम एक आयत बनाते हैं, तो ये सब प्रक्रियाएं रूपांतरण कहलाती हैं। तो रूपांतरण भी ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जानते हैं वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल। ठीक है, अब वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल आखिर कहता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ठीक है, देखिए वैन हिले का जो ज्यामितीय मॉडल होता है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट। ठीक है, वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल। अब यहाँ से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है वैन हिले के ज्यामितीय मॉडल से। पहली चीज़ कि इन्होंने 5 स्तर बताए थे, और 5 स्तर में जो प्रारंभ हुआ था वो स्तर 0 से प्रारंभ हुआ था। जो स्तर 0 था उसको हम दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण के नाम से जानते हैं। दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक होता है ना, वो चीज़ों और आकृतियों को देखता है और उनको केवल समझ रहा होता है, केवल उनको देख रहा होता है। चीज़ों और आकृतियों को आंखों से देखकर उनकी आकृतियों को अपने दिमाग में सेव कर रहा होता है, जैसे चतुर्भुज क्या है, गोला क्या है, ये सब केवल देखकर समझ रहा होता है। वो स्तर 0 होता है। दूसरा स्तर 1 होता है। तो याद रखिएगा 5 स्तर होते हैं, पर प्रारंभ स्तर 0 से होता है, तो इसका मतलब स्तर 4 तक ही जाएगा केवल। स्तर 1 होता है जिसको कहते हैं विश्लेषण। अब स्तर 1 में क्या करता है, विश्लेषण करता है, मतलब कहीं ना कहीं आकृतियों को गुणों के आधार पर रखता है अलग अलग। अब वो जानने लगता है चतुर्भुज क्या है, गोला क्या है, त्रिभुज क्या है, इन सब आकृतियों को इनके गुणों के अनुसार रखने लगता है। जैसे वृत्त में केंद्र होता है, ये परिधि होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। इनको जब जानने लगता है तो वह विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, पहला दृश्यीकरण, केवल आकृतियों को देखता है, समझता है उनके बारे में। दूसरा होता है विश्लेषण, अब आकृतियों को गुणों के आधार पर जानने लगता है। स्तर 2 कहलाता है आपका अनौपचारिक निगमन। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सब। ठीक है, अब अनौपचारिक निगमन क्या करता है, इसमें जो बालक होता है ना, वो अब गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है। गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है। ठीक है,
अब वर्गीकरण कैसे, चतुर्भुज के कई प्रकार, ठीक है, त्रिभुज के कई प्रकार, गोला और वृत्त में अंतर, ये सब चीज़ें वह जानने लगता है, ठीक है। तो अनौपचारिक निगमन में क्या कर रहा है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण। पहले बताया मैंने आपको स्तर जीरो मतलब दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण, इसमें केवल आकृतियों को देखता है। दृश्यीकरण का मतलब देखना, चाक्षुष का मतलब आंख होती है, ठीक है, तो आंखों से देखता है, उनको समझता है। विश्लेषण क्या करता है, अब आकृतियों को अलग अलग प्रकार से बांटने लगता है, त्रिभुज, चतुर्भुज और गोला, इन सब आकृतियां हैं, तो इन सब के बारे में जानने लगता है। और फिर स्तर 2 जो होता है वो हमारा अनौपचारिक निगमन होता है। अब इन्हीं आकृतियों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है। चौथे नंबर पे आता है स्तर 3, और ये होता है हमारा औपचारिक निगमन, ठीक है। अभी औपचारिक निगमन में क्या होता है, अब इन्हीं के फार्मूले मतलब सूत्रों को भी याद रखने लगता है। मतलब अभी जो वर्गीकृत किया था कि समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, वृत्त का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज में कई प्रकार होते हैं तो उनके सूत्र क्या होते हैं, तो इन सबको जानने लगता है, तो वो आपका औपचारिक निगमन कहलाता है। और लास्ट होता है आपका स्तर 4। स्तर 4 दृढ़ता से संबंधित होता है, मतलब अब इन सभी के बारे में दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लेता है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने मन में विश्वास, मतलब कहीं ना कहीं उसको समझ में आने लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें आसान है, इनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन एक मॉडल है, ठीक है। 5 स्तर होते हैं, स्तर 0 से प्रारंभ होता है। पहला स्तर होता है चाक्षुषीकरण या दृश्यीकरण, दूसरा होता है विश्लेषण जिसको स्तर 1 के नाम से जाना जाता है, स्तर 2 के नाम से अनौपचारिक निगमन होता है, स्तर 3 के नाम से औपचारिक निगमन होता है और स्तर 4 के नाम से दृढ़ता होता है, ठीक है। तो 5 स्तर हो गए, इनको याद करना होता है। पूछ लिया जाता है निम्नलिखित सही क्रम से बताइए, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा, पहला स्तर कौन सा है या अंतिम स्तर कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। और फिर पूछा जाता है कि ये बताइए बालक जो होता है वो गणितीय अवधारणाओं या ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में सूत्रों का निगमन कब से करने लगता है, तो सूत्रों का निगमन कब से करने लगेगा, तो औपचारिक निगमन में, ठीक है। तो इतना दिमाग में आपको रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन पृष्ठ पर दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन सही था, यहाँ से आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही था, ठीक है। पहला आपका था दृश्यीकरण और तीसरा आपका था रूपांतरण। तो यहाँ पर ज्यामितीय प्रक्रियाओं के, पक्षांतरण ज्यामितीय प्रक्रियाओं के नहीं है, पक्षांतरण आपके अलजेब्रिक प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है। अलजेब्रिक प्रोसेस जो होता है एक से इधर करते हो तो वो पक्षांतरण आपका कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 47, ठीक है। पहला है निम्नलिखित क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है कि गणित में जब आप, यदि आपको खेल खेलना होता है, मतलब खेल में आपको गणित सिखानी होती है, तो किस प्रकार आपसे सिखाएंगे, तो खेलों के लिए कौन सा उपयुक्त है। गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते। अरे यार बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों को हमने कोई खेल ऐसा दे दिया जिसमें 2 गिट्टी दे दी, कि मतलब 4-5 ईंटें दे दिए, 4-5 ब्लॉक्स दे दिए, इनको जोड़कर कुछ बनाना है तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे, तो बिल्कुल आकलन कर सकते हैं। अगर बालक जोड़ के सभी सही ब्लॉकों को बना लेगा तो आकलन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करता है। बिल्कुल, खेल कहीं भी हो रहा है तो आनंदमयी अनुभव मिलेगा ही मिलेगा, इतना आपको दिमाग में रखना है। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं, बिल्कुल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा ना, बच्चे होते हैं, घर में भेजा जाता है, जाओ भैया 10 रुपये का सामान ले आओ, तो बच्चा जाता है 10 रुपये का सामान लेने, कहता है भैया 10 रुपये के सामान लेने के लिए वो नोट लाता है 20 रुपये की। अब 20 रुपये की नोट लाता है, 10 रुपये का सामान लेता है, तो गणितीय अवधारणा के अनुसार 20 में से 10 गया, फिर बचा 10, तो इसी प्रकार वह 10 रुपये वापस लेता है। तो कहीं ना कहीं आम दिनचर्या वाले खेल भी तो आते हैं इसमें। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि गणित के लिए सबसे उपयोगी क्या होगा, कि गणित में अगर खेल संबंधी बात करेंगे तो आनंदमय अधिगम अनुभवों को प्राप्त करेगा बालक, और खेल के दौरान जो सीखेगा वो आम दिनचर्या में प्रयोग भी करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। बाकी आकलन नहीं कर सकते, गलत है, बिल्कुल आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका दूसरा और तीसरा सही है, मतलब बी और सी, बी और सी तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। गणितीय खेलों में आपको कौन सा अति उपयुक्त है, गणितीय खेल में आनंद में अनुभव, गणित खेल आम दिनचर्या खेल होते हैं। अब अगर अति उपयुक्त केवल पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो बी और सी सही है, यहाँ समझते चलिएगा कैसे क्वेश्चन गलत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत है। अब अगर गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं, ये अगर बी और सी यहाँ पर ऑप्शन में होता तो वही ऑप्शन सबसे सही होता। अब बी और सी ऑप्शन में नहीं है, ए हो नहीं सकता, तो ए जहाँ जहाँ है काट दो, ए यहाँ काट दिया, तो बचा हमारा केवल
बी। देखिए गलत नहीं है, बिल्कुल दोनों सही हैं आपका, दूसरा और तीसरा। पर पूछ रहा है सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है। अगर ऑप्शन में होता बी और सी तो वो सही होता ऑप्शन, पर अगर अब ऑप्शन में बी और सी एक साथ है ही नहीं है, ए के साथ सी है, ए सही है नहीं है, तो ए जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ काट दिया, तो बचा हमारा केवल बी। तो आपको दिमाग में रखना है, ऐसे प्रश्नों को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए आपको मैं लगभग 501 बार बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आखिर होती क्या है, ठीक है। मतलब NCF 2005 के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। सिंपल इससे क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो जानना एक समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष बने थे हमारे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल के बारे में आपको दिमाग में रखना है, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसके निदेशक बने थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसके निदेशक बने थे। उसके बाद इसकी जो थीम बनी थी वो बनी थी बिना बोझ के शिक्षा, मतलब एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है। लिखते चलिएगा, अगर आपको लिखना है तो इन सब चीज़ों को आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिएगा और लिखते चलिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो थीम बनी थी एजुकेशन विदाउट बर्डन। एक नाम आता है सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति। और यह जो निबंध था वो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और इस निबंध से ही NCF 2005 की उत्पत्ति मानी जाती है। मैं क्या क्या बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या क्या बताया, ठीक है। NCF 2005 के लिए एक समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष बने थे हमारे प्रोफेसर यशपाल, निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इसके लिए थीम बनाई गई थी, एक हमारा विषय रखा गया था शिक्षा बिना बोझ के, या इंग्लिश में कहेंगे एजुकेशन विदाउट बर्डन। और एक निबंध है सभ्यता और प्रगति जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और इससे ही इसकी उत्पत्ति मतलब NCF 2005 की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पर बताया गया कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, शिक्षा में खेल को महत्व देना है, सर्वांगीण विकास, बालक के सर्वांगीण विकास पर आपको बल देना है, चौमुखी विकास पर बल देना है। शिक्षक का जो एक रूप होना चाहिए वो परामर्शदाता, सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। ये सब पॉइंट यहाँ पर बताए गए। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको ऊपर की चीज़ें बताई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन फिर फंसाते हैं। न्यूनतम का मतलब कौन सबसे कम उपयुक्त होगा, मतलब एकदम लाल, बाकी जो होंगे उनको करते जाएंगे, जो सबसे कम उपयुक्त होगा उनको देखेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना। अब बिल्कुल दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि आपको करनी है। अब कैसे करनी है, दिक् स्थान मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर आप गणितीय संगणनाओं को करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा स्थान, मतलब जहाँ पर आप ऐसा स्थान, जैसे आप जगह पर किसी स्थान विशेष में जाकर, जैसे दुकान पर जाते हैं सामान खरीदते हैं, तो ये भी एक गणितीय समझ है, ठीक है। आप तभी तो सामान खरीद पाएंगे जब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पता होगा। आपने 2-2 रुपए की 4 टॉफी ली तो 4 दूनी 8 रुपए हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल ये है उपयुक्त आपका। नेक्स्ट, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, ये भी है। पोषित करना मतलब आगे बढ़ाना। वास्तविक जीवन, अरे ये तो एकदम सही है, वास्तविक जीवन के अनुभव को गणित से जोड़ना। बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना होता है, पर यहाँ देखो प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूछा गया, तो प्राथमिक कक्षाओं में आपको अलजेब्रा नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। बीजी देखिए अलजेब्रा ही है ना, देखिए इंग्लिश में देखते हैं डेवलपिंग अलजेब्रिक थिंकिंग, ठीक है। तो बिल्कुल प्राथमिक कक्षाओं में नहीं, जब आप माध्यमिक कक्षाओं में पहुंचते हो तो आपको अलजेब्रा पढ़ाई जाती है। तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं है, ये आपका माध्यमिक कक्षाओं के लिए होती है बीजीय चिंतन। तो यही आपका सबसे कम उपयुक्त है। देखिए पढ़ते हैं, पर मैंने कहा ना सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो सबसे कम क्या है, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से आ गया, देखिए फिर से आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है, ठीक है। अब नहीं है पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है अनुभव आश्रित, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को देखोगे तो उसका अनुभव तो प्राप्त करोगे, एक्सपीरियंस बिल्कुल होना चाहिए भैया। विकासात्मक 4-5 हैं, कहीं भी अगर स्तर बताए गए हैं तो समझ लो वो विकासात्मक प्रक्रिया को दर्शा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल विकासात्मक अनुक्रमिक एक क्रम से चल रहा है, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, ठीक है। तो अनुक्रमिक भी होगा। आयु, कहीं एज के बारे में मैंने बताया कि एज इतने से इतने में ये चीज़ सीखेगा, इतने से इतने में ये चीज़ सीखेगा, तो आयु आश्रित नहीं था। तो कौन सा लक्षण नहीं है, तो यही आपका आयु आश्रित नहीं है।
अनुभव आश्रित भी है। स्तर 0 में आपको दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण के बारे में बताया, ठीक है। स्तर 1 में आपको बताया विश्लेषण के बारे में, स्तर 2 में अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 में औपचारिक निगमन और स्तर 4 में दृढ़ता से संबंधित बताया। तो यहाँ पर अनुभव आश्रित भी होगा, विकासात्मक भी होगा, अनुक्रमिक भी होगा, केवल आयु आश्रित नहीं होगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है? अब पहले तो जान लो आप लोग कि ये डीन्स ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये क्योंकि आपने पहली बार सुना, आप इसके बारे में कभी नहीं सुना है, ठीक है। ये छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। डीन्स ब्लॉक क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। आप देखे होंगे स्कूल में ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं ना। अब इनसे क्या क्या, अब छोटे छोटे ब्लॉक है, मान लीजिए आपके सामने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ही हैं, तो आप बच्चों को क्या क्या पत्थर के टुकड़ों से पढ़ा सकते हो? स्थानीय मान बिल्कुल पढ़ा सकते हो। आपने ऐसे ब्लॉक रख दिया, ठीक है, आपने कहा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, आप स्थानीय मान पढ़ा सकते हो। संख्याओं का योग बिल्कुल आप पढ़ा सकते हो। आपने कहा 2 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक और जोड़ दिया तो कितना हुआ, तो बच्चे बताएंगे 5 ब्लॉक हो गए। 1 अंक वाली संख्याओं का गुणन, तो 1 अंक वाली संख्याओं का गुणन तो आप पढ़ा सकते हो। जैसे मैंने बताया गुणा कैसे करना है, ऐसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 4 ब्लॉक की 2 ईंटें हैं, मतलब 4-4 ब्लॉक की 2 लाइनें हैं। तो आपने क्या किया, अब 4 ब्लॉक की ये एक लाइन, 4 ब्लॉक की ये दूसरी लाइन, तो 4-4 ब्लॉक की 2 लाइनें हो गई। अब लाइनें हो गई तो आपको बताना है कितने ब्लॉक हुए उसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 दूनी 8 ब्लॉक हो गए। तो 1 अंकों वाली संख्याओं का आप गुणन भी सीख सकते हैं, बस प्रायिकता नहीं सीख सकते हैं। और प्रायिकता प्राथमिक में नहीं पढ़ाई जाती है, ये भी आपको पता होगा, इसीलिए ये प्रायिकता ही गलत होगा यहाँ से ऑप्शन। तो डीन्स ब्लॉक क्या होता है जान लीजिए, जिससे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान, भिन्न, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूँ क्या क्या किया जा सकता है इससे, ठीक है। डीन्स ब्लॉक के द्वारा क्या किया जा सकता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान, ठीक है, भिन्न, तो इन सब के बारे में बताया जा सकता है, पर प्रायिकता के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो इसीलिए पढ़ाई में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप देखते होते हैं ना, ब्लॉक छोटे छोटे लगे होते हैं, कहीं 3 ब्लॉक को इधर खसका दिया, 5 ब्लॉक को इधर खसका दिया, तो 5 3 8 ब्लॉक इधर हो गए। तो इससे जोड़ सिखाएंगे, गुणा सिखाएंगे, भाग भी सिखाते हैं, घटाना भी सिखाते हैं। तो सिंपल सा इतना आपको दिमाग में रखना है, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिनसे हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान और भिन्न की रचनाओं के बारे में सीखते हैं, भिन्न की प्रक्रियाओं के बारे में सीखते हैं, ठीक है। इसके बाहर नहीं कुछ, डीन्स ब्लॉक में आपको केवल इतना ही जानना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पूर्ण संख्या की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? मैंने कहा ना, ये पेपर आपको नए नए तथ्यों के बारे में बताएगा। फिर आ गया एक पूर्व संख्या अवधारणा, और मैंने जब थंबनेल बनाया ही था तो इन सब चीज़ों को इसीलिए लिखा है कि आप देखिए, इन सब चीज़ों को जानिए कि ये सब पेपर में आते हैं। आपको केवल शब्दावली के बारे में ही नहीं पता होता तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। पूर्व संख्या अवधारणा क्या होती है? पूर्व संख्या अवधारणा मतलब बालक में विद्यालय जाने से पहले कैसे संख्याओं का ज्ञान, विद्यालय जाने से पहले संख्याओं का ज्ञान, ठीक है। तो पूर्व संख्या अवधारणा मतलब विद्यालय जाने से पहले जो बालक में संख्याओं का ज्ञान होता है वही पूर्व संख्या अवधारणा से संबंधित होता है। मतलब एक तरह से जान लीजिए, ये पूर्व संख्या अवधारणा जो मुख्य रूप से आती है, थोड़ी सी जल्दी आती है। अब बच्चों को इसमें क्या आता है, ठीक है। पूर्व संख्या अवधारणा में ना बच्चे एकाएकी संगति, एकाएकी संगति का मतलब होता है मिलान करना एक दूसरे को देखकर, मतलब उन्हें गणितीय संख्याओं के बारे में नहीं पता है पर उन्हें मिलान के बारे में पता है, ठीक है। तो गणितीय संख्याओं के बारे में नहीं पता होने के बाद मिलान के बारे में पता है, तो बिल्कुल हो सकता है छोटा पतला, मोटा बड़ा, किससे किसको मिलाया जाए ये जान सकते हैं हम। पदानुक्रमिक समावेशन क्या कहलाता है? तो पदानुक्रमिक समावेशन कहलाता है कि जब व्यक्ति एक क्रम से रखना सीख जाता है। मैंने बच्चे को बताया, थोड़ी थोड़ी गिनती सिखाई कि 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, तो बच्चा इन्हें ना क्रम से लिखना सीख जाता है। तो ये भी पूर्व संख्या अवधारणा होती है। पर मेजरमेंट, मापन जो करता है वो बालक 6th क्लास में पहुँचकर करना सीखता है। इसीलिए प्राथमिक में या फिर पूर्व संख्या अवधारणा में मापन नहीं आता है। देखिए एकाएकी संगति आता है जिसको हम मिलान कहते हैं। सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है, 2 शब्दों को मिला लेना। मैंने इधर 5 लिखा, इधर गणित में 5 लिखा और इधर हिंदी में 5 लिखा, और बच्चे को मिलाना है कि 5 कौन सा है। तो ये अवधारणा मिलान करके बच्चा समझने लगता है। पदानुक्रमिक समावेशन मतलब एक क्रम से चीज़ों को रखने लगता है, ये भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है बालक, ठीक है। जैसे और यहाँ पर और पूर्व संख्या अवधारणा में क्या जानता है
तो जैसे मोटा पतला के बारे में, मोटा पतला इन सब के बारे में जानने लगता है। उसके बाद छोटा बड़ा के बारे में जानने लगता है। उसके बाद अगर और बात करते हैं तो यहाँ पर बालक स्वयं से कुछ संख्याओं को बनाता है, स्वयं से संख्याओं को बनाने लगता है। तो पूर्व संख्या अवधारणा सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है, विद्यालय जाने से पहले बालक जिन जिन गणितीय संक्रियाओं को अपने दिमाग में रखता है वो सब पूर्व संख्या अवधारणा कहलाती है। ठीक है, एकाएकी संगति का मतलब मिलान करना, पदानुक्रमिक समावेशन का मतलब एक क्रम से सभी चीज़ों को एक साथ रखना, पदानुक्रमिक समावेशन तो माप नहीं कर पाता है। तो ए और बी कहाँ पर ऑप्शन में है, ए और बी आपका ये तीसरा ऑप्शन सबसे एग्जैक्ट आंसर है, पूर्व संख्या अवधारणा। तो शब्द जान लिया आपने कि पूर्व संख्या अवधारणा क्या होती है। विद्यालय जाने से पहले क्या करता है बालक, किसी न किसी रूप से अपने अंदर कुछ ना कुछ गणितीय अवधारणाओं को पहले ही रखता है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, पूर्व संख्या अवधारणा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित में कक्षा आधारित आकलन को, अब कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलता का ध्यान रखना और सम्मान करना, तो ये तो बिल्कुल विद्यार्थियों की कुशलता का ज्ञान रखना और सम्मान करना एकदम सही ऑप्शन होता है। गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से, अब गणितीय निर्देशों से अलग तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं मामला गलत हो जाएगा। गणित पढ़ाना है आपको तो आकलन भी गणितीय तरीके से, मतलब किसी गणितीय निर्देशों के तरीके से करना है, अलग तरीके से नहीं करना है। और विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो बिल्कुल बालक जो सोच रहा है ना उसे आपको दिखाना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं गणितीय संक्रियाओं के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ए और सी। ए और सी आपका यहाँ से चौथा ऑप्शन सबसे एग्जैक्ट आंसर होगा, तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है, तो बिल्कुल समझा जा सकता है। गणित और विज्ञान ना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होती है, ये आपका अधिगम स्थानांतरण से संबंधित होती है। मतलब एक पक्ष का सीखा हुआ ज्ञान हम दूसरे पक्ष में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है, तो गणित बिल्कुल अमूर्त विचारों को थोड़ा सा बताता है, तो दिमाग में रखना है। तो बिल्कुल ये भी हो सकता है, अमूर्त विचारों का अन्वेषण करता है, खोज करता है। गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत सीमित स्थान नहीं है भैया, रचनात्मकता के लिए उचित स्थान है, तर्कशास्त्र फिलॉसफी से नहीं। तर्कशास्त्र पर आधारित तो है पर रचनात्मकता गणित के द्वारा निर्माण करने की योग्यता बहुत अधिक होती है, इसीलिए सीमित नहीं है, स्थान व्यापक है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ए और बी सही। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आजकल, एक से ज़्यादा सही होने वाले। ठीक है, तो दिमाग में रखना ए और बी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, हो सकता है। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, ये भी ठीक है पर 50-50 है। गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, तो बिल्कुल सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है। ठीक है, दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है निदान और इसी के बाद दूसरा शब्द आता है उपचार। ठीक है, अब आपको दिमाग में रखना, निदान का मतलब होता है कमियां पता लगाना, कमियों का पता लगाना, कमियों का पता लगाना। उपचार का मतलब होता है कमियों का पता लग चुका है तो कमियों को दूर करना। ठीक है, याद रखना है। तो उपचारात्मक शिक्षण कमियों को दूर करने के लिए, तो वही प्रदर्शन को सुधारने के लिए किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक् स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? मतलब सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? ठीक है, अब दिक् स्थान संबंधी समझ क्या होती है? तो स्थानिक समझ जिसमें बालक जोड़ तोड़ के आकृतियों का निर्धारण करता है। दिक् स्थान का मतलब होता है जोड़ तोड़ के आकृतियों का निर्धारण, मतलब अपने हिसाब से, अपने मस्तिष्क के हिसाब से आकृतियों को बनाएगा, तो यही कहलाता है दिक् स्थान। एक विशेष आकृति या एक विशेष स्थान के आधार पर अपने मस्तिष्क में अलग अलग भिन्न भिन्न आकृतियों का जोड़ या तोड़ के निकालना या फिर जोड़ या तोड़ के निर्माण करना,
दिक् स्थान संबंधी समझ कहलाता है। ठीक है, जैसे पहला, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को तार्किक संक्रामक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं इसमें x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, x बड़ा है z से, इसलिए अच्छा ये नहीं बता सकते भैया प्राथमिक कक्षाओं में x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, तो y x बड़ा है z से, तो ये प्राथमिक कक्षाओं में बालकों को नहीं सिखाया जाता। ठीक है, केवल x बड़ा है y से, ये दिमाग में रखते हैं, y बड़ा है z से। अब इनको समझ कर ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो यही ऑप्शन गलत होगा, सबसे कम है। अब आगे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणा को वास्तविक जीवन की परिस्थिति में विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चे ने चौकोर आकृति देखी तो बच्चे के दिमाग में बॉक्स आ जाता है एक बन के कि हाँ भैया पेंसिल वाला बॉक्स कौन सा है, चौकोर होता है। बच्चे अपने शुरुआती स्कूलों में वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। स्कूली वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। शुरुआती स्कूल में माप के तर्क को समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। अब मापन का मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। बच्चों को दिक् स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय ज्ञान संबंधात्मक है, तो बिल्कुल प्री स्कूल में ही दिया जाता है। मैंने कहा दिक् स्थान टाइप जो ज्ञान होता है बालक प्री स्कूल में प्राप्त कर लेता है। प्री स्कूलिंग का मतलब ये पूर्व संख्या अवधारणा से बताया। ठीक है, प्री स्कूल का मतलब प्री प्राइमरी से पहले, मतलब जब बालक कक्षा 1 में आने से पहले जिन अवधारणाओं को जान लेता है वो प्री स्कूल अवधारणाएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना है। तो ये भी सही है आपका। तो आपका कौन सा गलत है, तो पहला आपका गलत है। कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है, तो यही आपका न्यूनतम उपयुक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है। अच्छा, रचनात्मक, जहाँ भी आपको ये शब्द दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए रचना का मतलब क्या करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। अब निर्माण करना, गणित में क्या निर्माण करोगे, तो रचनात्मक आकलन मतलब बालक कोई कार्य कर रहा है और उसका हम उसी समय आकलन कर रहे हैं, उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई परियोजना देंगे तो बिल्कुल परियोजना भी है, प्रश्नोत्तरी भी है, दैनिक विवरण भी है, मतलब बालक क्या कर रहा है इनको। शतरंज परीक्षा आपका योगात्मक आकलन है, याद रखिएगा योगात्मक आकलन है। शतरंज परीक्षा क्या है, तो योगात्मक आकलन है। मतलब हम देखते हैं इसमें बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो बालक ने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया वो शतरंज, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, जैसे सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं आपकी, तो ये भी आपका योगात्मक है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा। और रचनात्मक आकलन क्या है, तो परियोजना है, प्रश्नोत्तरी है, दैनिक विवरण है। उसके बाद जैसे आपके दत्त कार्य होते हैं, रचनात्मक आकलन से संबंधित आपका दत्त कार्य भी होता है। ठीक है, क्विज हो गया। ठीक है, तो ऐसे सब चीज़ें आपका रचनात्मक आकलन होती है। और योगात्मक आकलन क्या होते हैं, जो एक सत्र के अंत में होता है, या फिर कोई चीज़ आपको पढ़ा दी गई है, आपने ज्ञान बना लिया है, तो आपने कितना ज्ञान बनाया है इसकी जानकारी के लिए जो आकलन होगा वो आपका योगात्मक आकलन होगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग अंतर करके आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 + 55 बराबर 3115। मतलब इन्होंने क्या किया, देखिए विद्यार्थियों ने क्या किया, 360 में विद्यार्थियों ने क्या किया, 360 में 55 को ऐड कर दिया, इधर रखा 5 और यहाँ पर 11 रख दिया। मतलब ये दहाई का अंक ऊपर नहीं ला पाए और यहाँ पर इन्होंने 3 रख दिया, इसीलिए बालकों का क्या आ गया, 3115 आ गया। तो सुदृढ़, अब त्रुटि हो रही है कहीं ना कहीं, तो इस अवधारणा को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, उन्हें क्या बताएंगे कि कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। तो जोड़ने या योग के समय पुनः समूहीकरण। ये पुनः समूहीकरण का मतलब होता है 10 के अंकों का ज्ञान, 10 के अंकों का ज्ञान, मतलब कैसे कहते हैं ना कि हासिल चढ़ गया इधर, तो ये हासिल चढ़ना ही क्या कहलाता है, पुनः समूहीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हासिल करने की तो गलती हो रही है, तो बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सही है। अग्रवर्ती गणना, मतलब ये भी नहीं है, 3 अंकों वाली संख्या का योग 3 नहीं 1 2 ही है, तो ये भी गलत हो गया। एक है कि संगति, मैंने आपको बताया कि केवल मिलान करने से संबंधित होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो बिल्कुल, तो योग के समय पुनः समूहीकरण। अब पुनः समूहीकरण का मतलब क्या आता है कि 2 संख्याओं के योग में 10 के समूह बनाने की प्रक्रिया, 10 के समूह बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, 2 संख्याओं के योग के समय 10 के समूह बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनः समूहीकरण कहलाती है। तो इसमें ही दिक्कत हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको नए नए शब्द मिलेंगे, आपको गणित की शब्दावली से ही परिचित करा रहा हूँ मैं कुल मिला के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला,
यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित करने की क्षमता का अभाव है। भैया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक यही तो कहता है कि त्रुटि करेगा तभी प्रयास करके सीखेगा, तो बिल्कुल गलत। त्रुटि से संबंधित ये सही नहीं है। दूसरा, त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि इंसाइट बताती हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो बिल्कुल बताती है। दूसरा सही है आपका, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, शिक्षकों को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो। अब अगर केवल बी ऑप्शन में होता तो केवल बी हम लगा देते। अब यही देखिए, ये दिमाग आयोग ना पेपर बनाने वाला आपके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है। अगर केवल बी होता तो केवल बी आप फटाक से लगा देते और चले जाते, और वही सबसे उपयुक्त आंसर होता आपका। अब केवल बी तो ऑप्शन में ही नहीं है, ए के साथ बी है, आपको पता है ए गलत है, तो आपने ए के साथ जहाँ जहाँ जो कुछ भी है आपने काट दिया। अब बचा आपके पास दो, केवल ए भी कट गया। अब केवल ए भी कट गया तो बचा आपके पास केवल एक ऑप्शन बी और सी, तो यहाँ से बी और सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ए सही नहीं हो सकता, तो जहाँ जहाँ ए है काट दो। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो आपने तीनों जगह, ये यहाँ पे तीनों जगह ए है तो आपने तीनों को काट दिया, बचा कौन सा, बी और सी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे करेक्ट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक और नाम नया आ गया आपको। देखिए, जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ याद रखना है जॉर्ज पोलिया, और जॉर्ज पोलिया को क्या कहा जाता है, आधुनिक गणितीय समस्या समाधान का जनक। आधुनिक गणितीय समस्या समाधान का जनक, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो आधुनिक गणितीय समस्या समाधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने किसी समस्या समाधान के लिए 4 चरण बताए थे, ठीक है। कितने चरण बताएं, तो 4 चरण बताएं। फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या, जॉर्ज पोलिया के अनुसार गणित में, जॉर्ज पोलिया को गणित के आधुनिक गणितीय समस्या समाधान का जनक कहा जाता है। जॉर्ज पोलिया ने गणित के 4 चरण बताए हैं। 4 चरणों के नाम याद रख लीजिएगा। पहला जो चरण था वो था समस्या की पहचान करना, मतलब समस्या को समझना। पहला चरण था समस्या को समझना। दूसरा, अब आप समस्या को समझ गए हैं तो क्या करेंगे, आप समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या योजना बनाएंगे, तो दूसरा चरण है योजना बनाना, ठीक है। तो याद रखना, पहला समस्या को समझना जॉर्ज पोलिया ने बताया है, दूसरा योजना बनाना। तीसरा जो होता है, अब आपने योजना बना ली है तो योजना को क्या करोगे, क्रियान्वित करोगे। योजना को क्रियान्वित करना। अब आपने योजना को क्रियान्वित कर लिया है तो आप क्या करोगे, आंसर आ जाएगा, तो पुनः जांच करना, मतलब कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना। तो 4 स्टेप बताएं, मैं फिर बता रहा हूँ। समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना को क्रियान्वित करना और पुनः जांच करना। आप कौन सा न्यूनतम संबंधित है, समस्या को समझना है भैया। दूसरा, समस्या को हल करने के लिए योजना रणनीति बनाना, ये भी है भैया। योजना बनाना। समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, नहीं भैया, एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना नहीं है, उत्तर की व्याख्या करना, वही हमारा पुनः जांच करना। तो बिल्कुल हो गया यहाँ पर। तो चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे न्यूनतम संबंधित है। तो मैं फिर से पूरा बता रहा हूँ। जॉर्ज पोलिया का नाम, जॉर्ज पोलिया की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, ये भी लिख लेंगे, पुस्तक का नाम अगर आपको लिखना हो तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। पुस्तक का नाम है हाउ टू सॉल्व, पुस्तक का नाम है हाउ टू सॉल्व। उसी कारण इन्हें आधुनिक गणितीय समस्या समाधान का जनक कहा जाता है। जॉर्ज पोलिया ने 4 चरण बताए हैं। पहला, समस्या को समझना, समझ गए आप तो फिर आप क्या करोगे, योजना बनाओगे। योजना बना लिया आपने तो फिर क्या, योजना का क्रियान्वयन करोगे, और क्रियान्वयन करने के बाद फिर पुनः जांच करोगे, मतलब उत्तर की व्याख्यान करना, ठीक है। तो इतनी पूरी प्रक्रियाएं जॉर्ज पोलिया के नाम से। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया, ठीक है। मैंने आपको बताया वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल, उसके बाद पूर्ण संख्या अवधारणा, उसके बाद आपको जॉर्ज पोलिया के बारे में भी बताया, उससे पहले आपको डिन्स ब्लॉक के बारे में बताया था। तो नई नई चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक कक्षा में गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से क्रियाकलापों की योजना बनाई। इतने विभिन्न प्रकार के भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना, ठीक किया। पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटआउट का उपयोग करना, ये भी होता है।
उसके बाद विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसी 1/2 3/4 को दिखाना, तो ये भी ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया इसमें सर्वाधिक उपयुक्त का मतलब ये कैसे किया जाएगा, कब कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, तो इसको जानने के लिए आपको ELPS मेथड जानना जरूरी है। ELPS मेथड, अब ELPS मेथड दिया किसने, तो ELPS मेथड दिया है पेमिला बैक ने। पेमिला बैक का है ELPS मेथड, और इसमें सभी का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे ई की बात करते हैं तो ई का मतलब होता है पहले बालक को अनुभव तो कराओ, पहले बताओ तो कैसे का हुई रहा, ठीक है, एक्सपीरियंस। एल का मतलब फिर बालक को उसकी भाषा के बारे में बताओ, भाषा से अवगत कराओ। पी का मतलब फिर बालक को पिक्चर दिखाओ या उससे संबंधित चित्र दिखाओ। और एस का मतलब फिर आप उसको लास्ट में उसका सिंबल बताओ या चिन्ह बताओ। तो ELPS का मेथड मतलब आपको ऐसे ही बालक को अगर कुछ पढ़ाना होता है, कोई गणितीय संक्रियाएं बतानी होती है, तो पहले उसको मूल चीज़ों से अनुभव कराओ। तो मूल चीज़ों से अनुभव कहाँ पे करा रहे हैं, पेपर कागज़ को मोड़ कर, देखिए यहीं पे तो करा रहे हैं मूल चीज़ों से अनुभव। बार बार पेपर कागज़ को मोड़ा और माटा, उसके आधार पर बच्चों को बताया कि ये चीज़ें आपकी प्रक्रियाएं सही हैं। तो पहले नंबर पे बी आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में पहले नंबर पे बी है, ठीक है, पहले नंबर पे बी कौन से ऑप्शन में है, तो एक ही तो ऑप्शन है जहाँ पर पहले नंबर पे बी है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है आपका ये BCA। फिर विविध चित्रों का उपयोग करके, फिर मैंने कहा ना पहले आपने बता दिया, फिर आप क्या कर रहे हैं, चित्रों का उपयोग करके ELPS, अब चित्रों का उपयोग कर रहे हैं और लास्ट में आप सिंबल, लास्ट में आपका जो लास्ट ऑप्शन था विभिन्न प्रकार के श्यामपट्ट पर लिखना, अब आप लिख कर या फिर उसका सिंबल बताकर समझा रहे हो। तो ये भी आपको याद रखना है। ELPS मेथड किसने दिया है, पेमिला बैक ने। ई का मतलब एक्सपीरियंस, एल का मतलब लैंग्वेज के बारे में बताना, पी का मतलब पिक्चर, चित्र उसका दिखाना, और एस का मतलब उसको सिंबल बताना, ठीक है। तो ये आपकी पूरी गणित की पेडागोजी थी, ठीक है। अगर आपने 15 क्वेश्चन पढ़े तो आपको खुद पता चल गया होगा कि इस 15 प्रश्नों से हमने कम से कम 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। और ऐसे ही आएगा, कभी बदलता थोड़ी ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। आप एक ही चीज़ में पूरी चीज़ को जान लोगे का, आज ELPS मेथड में ELPS का वो पूछा गया, कल को पूछ लिया जाए कि अगर ऐसी आकृति है तो क्या करना होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमने वैन हिले का ज्यामिति मॉडल देखा, हमने यहाँ से डिन्स ब्लॉक के बारे में देखा, पूर्ण संख्या अवधारणा के बारे में भी देखा, ठीक है। तो इतना आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से थे जो मैथ की पेडागोजी से संबंधित थे, ठीक है। आपने वीडियो देखी है, अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिएगा वीडियो, और अगर कुछ नई चीज़ चाहिए आपको तो कमेंट करके बताइएगा भी कि हाँ ये चीज़ अगर आप इस तरह पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर ये चीज़ पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अभी आपने बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में सुना है, तो इसके बारे में भी डिस्क्राइब मतलब एक व्याख्यायित रूप से बात करेंगे, कैसे क्या है, भरना है कि नहीं भरना है, क्या फ़ायदा मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, क्या आयु सीमा है, इन सब के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। पर खोखले वादे नहीं, सीधी साफ चीज़ बताऊंगा आपको। इधर उधर का फॉर्म भरना, क्योंकि मैं कोई पैसे के लिए पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आप पढ़िए बनिए अच्छे से, बस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और बस इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, बस आगे अब नेक्स्ट में आपको हिंदी की पेडागोजी देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 आपका कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू सभी को, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।